वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड। बहुत सारी चीज़ें हुई बाबू, मतलब ये साल जो है काफ़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है मेरे लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, इस बीच मामा की शादी थी एंड उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स, फिर एग्ज़ाम्स चलते रहे, अभी भी हैं ही एग्ज़ाम्स। बिकॉज इट्स माय फाइनल ईयर, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होता है। सो लेट्स गो अहेड, और ये चैप्टर हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर कर लिया होगा, तो तो वो लोग जो है इसको एक रिवीजन की तरह देख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है सारी डिटेल जानकारी इस पे मिलेगी, जीरो से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो है मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जस्ट गो अहेड एंड लुक एट दिस। क्या है ये? क्या आप बता सकते हैं मुझे? अगर आप बता सकते हैं तो एक बार जो है वीडियो पॉज करिए और कमेंट्स में बताइए मुझे कि डिड यू गॉट इट। मतलब कि आपको ये पता चल रहा है क्या कि ये है क्या आखिर। अगर आपको पता चल गया है तो बढ़िया, नहीं तो क्लास के आगे हम लोग इसे समझेंगे पूरी स्क्रैच से मास्टर लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसकी डेवलप करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले माइंड मैप देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात करेंगे। फिर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर इंपॉर्टेंट है ही क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल गो अहेड एंड सी सिस्टम्स इन्वॉल्व, की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स में अलग होंगे, एनिमल्स में अलग होंगे। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पहला टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कर रहे होंगे पूरा। और फिर जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एंड देन वी विल गो अहेड टू कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो लेट्स गो अहेड। पहला कोर फंक्शन है यहाँ पे रैपिड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। एंड देन हम लोग जो है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट में आपको बता दूँ, सबसे पहले तो एनिमल्स में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम, क्योंकि प्लांट्स में यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए हम लोग सीधे हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी उसको बोलते हैं। एंड देन हम लोग एनिमल्स के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स, अच्छा। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन में प्रोटेक्शन, सीएनएस के कंपोनेंट्स, मेजर रीजन्स और उनके कुछ जो है पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि जनरली एंडोक्राइन ही होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, मूवमेंट थोड़े स्लोअर हैं, उसके बारे में जानेंगे। कंट्रोल, यहाँ पे भी सेम चीज़, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। देन ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स और प्लांट हार्मोन्स के बारे में चीज़ें जानेंगे हम लोग कि ये क्या क्या होते हैं। आपको क्लास 11th में इसके बारे में जो है एक डिटेल चैप्टर ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें जान लीजिए। देन हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो है हार्मोन्स हमारे शरीर को, एक ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं अलग अलग डे टू डे लिव्स में। मेजर ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे और कौन कौन से हार्मोन्स इन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद थोड़ा फीडबैक मैकेनिज्म भी समझेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर जाना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग समरी नोट्स के साथ। यहाँ पे जैसे आपको नोट्स मिलते आ रहे थे वैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नोट्स का लिंक होगा। ऑफ कोर्स वेबसाइट अभी जो है डाउन है कुछ अलग अलग कारणों से, सो नोट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको। लेट्स गो अहेड। इंट्रोडक्शन, पहला चीज़, द नीड फॉर कंट्रोल। आखिर कंट्रोल का नीड है ही क्यों? सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम लोग तलाशते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट टू लार्जेस्ट एनिमल्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन एनवायरनमेंट। हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट के चेंज का रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स करना भी चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ़ अ बेबी गोज, लाइक एक बच्चा है जो जाके तुरंत से जो है एक गर्म पतीले को टच कर देता है। मम्मी उसे मना कर रही होती है कि बाबू मत टच करो, मत टच करो, मत टच करो, बट वो मानेगा कैसे? ही जस्ट गो अहेड एंड ही जस्ट वेंट अहेड एंड टच दी हॉट, जो भी आपका बर्तन रखा था वहाँ पे, तुरंत उसने टच किया। एंड देन
उसने अपने हाथ, और क्योंकि जैसे ही गर्म पतीला टच करते टाइम उसका हाथ जला, हाथ तुरंत पीछे खींच के आ गया। दैट्स व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स इतना जल्दी था क्योंकि अगर उस पतीले से जो बच्चे का हाथ जल रहा था, अगर वो हाथ जल थोड़ी देर भी और पतीले पे रहता, देन ज़्यादा जल सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था बच्चे को। तो तुरंत जो है हाथ बच्चे ने पतीले से खींच लिया, और ये इतना तेज़ी से हुआ कि इट्स इट्स लाइक कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये डिसीजन हुआ हमारे द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा। और ये कैसे हुआ इसके बारे में पूरा चैप्टर है, हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है। तो पहली चीज़ इसमें है कि मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स। हम लोग जनरली जो भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं वो डे टू डे लाइफ में उनमें कितने ऐसे रिस्पॉन्सेस होंगे जिनमें मूवमेंट भी इन्वॉल्व होगा। कैसे? सबसे पहले जैसे एक फ्रेंड ने आपको पीछे से चींटी काटी, यू जस्ट टर्न अराउंड और उसको जो है एक स्लैप लगा दिया आपने। अब ये जो है एक रिस्पॉन्स ही किया आपने, और इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व था। मूवमेंट था आपके हाथों का उसके गाल पे। हो, अब नहीं नहीं, लड़ाई नहीं सर, लड़ाई प्रमोट नहीं गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मूवमेंट कैन बी अ साइन ऑफ लाइफ। और ये मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी को भी दर्शाता है, क्योंकि यू थिंक अबाउट इट ना कि कोई भी अगर जीव है जो जिंदा है, ऑफ कोर्स वो तभी मूव कर पाएगा, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। आर ऑफन अ रिस्पॉन्स टू इन्वामेंटल ट्रिगर। और ये इन्वामेंटल ट्रिगर से भी हम लोग मूवमेंट करते हैं। जैसे ठंड में ऐसे ठंडी लग रही होती है आपको, आप ठिठ उठते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होता है आपके साथ, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट, और ये इन्वामेंटल ट्रिगर की वजह से होता है। सो अब हम लोग समझेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो सबसे पहले है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट भी। अब इसमें क्या होगा कि ये मूवमेंट जो है जनरली इसका लक्ष्य ही होगा एक जीव को ग्रो कराना। मतलब सर, मतलब ये मूवमेंट आप कर ही इस वजह से रहे हो ताकि आप ग्रो कर पाओ। ग्रो करने के टारगेट को लेके आपका ये मूवमेंट हो रहा है। जैसे एक सीडलिंग, एक जो है छोटा सा बीज, जो अभी मैं कहूँ तो वो पूरा बीज बना भी नहीं है, एक सीडलिंग है। जैसे आप चने में देखते हो, वो जो है छोटा सा सीडलिंग, एक बेबी प्लांट बाहर आ रहा होता है। वो बेबी प्लांट जो है वो मिट्टी को हटाते हुए सन की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये मूवमेंट जो है वो ग्रो करने के लिए हो रही है। दैट्स वाई वी कॉल इट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, या इसको इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। सो एक बच्चा है जो अपनी हाथ को एक गर्म फ्लेम से खींच रहा है, ये ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा है। ये बच्चे ने हाथ फ्लेम से खींचा क्योंकि हाथ जल रहा था, और हाथ का जलना कहीं से भी वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो ये मूवमेंट किस लिए हुआ? ग्रोथ के लिए नहीं हुआ। ये कुछ और पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करने के लिए हुआ, जैसे आपके हाथ को बचाने के लिए हुआ, आपके हाथ को उस जो है खतरे से बचाने के लिए हुआ। सो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, या इसको हम लोग नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी बोलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक ऐसा सिस्टम है। अब देखो, ये वाला डिफिनेशन तुम्हें याद भी रखना होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है राइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाए राइट टाइम पे। मतलब राइट टाइम पे अगर तुम राइट रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, देन कोई ऐसा कितनी बार होता है कि तुम जो है अलग अलग समस्याओं में फंस जाते हो। जैसे आपसे कोई अलग सा टीचर आया, वो उसने तुरंत आपसे एक सवाल किया, एंड यू न्यू द आंसर, आप जानते थे आंसर, फिर भी आप बोल नहीं पाए, और टीचर ने जो है आपको 10 सेकंड, मुश्किल से 20-30 सेकंड दिए, आप वो आंसर बोल नहीं पाए। अगर वो रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर एक राइट टाइम पे नहीं हुआ, देन उस रिस्पॉन्स का जो है आपके लिए फ़ायदा नहीं बचता। ऑफ कोर्स ये जो है एक अलग सा उदाहरण मैंने दिया आपको, लेकिन डे टू डे लिव्स में तुम सोचो ना कि हाथ जल रहा हो तो तुरंत हाथ हटाना पड़ेगा ना बाबू। अगर जो है कोई भी चीज़ से चोट लग रहा हो, लेट्स सी आपकी मक्खी जो है उड़ते हुए आपकी आंखों की तरफ आ रही है, तुरंत आपकी आंखों को बंद होना पड़ेगा, अदरवाइज वो मक्खी अंदर चली जाएगी। दैट्स व्हाट वी कॉल कि राइट टाइम पे राइट रिस्पॉन्स हो पाए। ये आंखों का बंद होना एक राइट रिस्पॉन्स था। इन एनिमल्स दिस इज अचीव्ड बाय द नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ये देखो, एनिमल्स में मैंने वही बात तुमसे बताई कि एनिमल्स में ये दो सिस्टम्स के द्वारा होता है। पहला तो नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम।
तो पहला तो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है, वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, वो ठीक है। दूसरा जो है हार्मोनल सिस्टम भी होता है, जो कि थोड़ा थोड़ा सा स्लो होता है, बट ऑफ कोर्स ये भी कंट्रोल करता है आपके पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे इन प्लांट्स, अब ये प्लांट्स में सिर्फ जो है हार्मोनल सिस्टम के द्वारा ही होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही होता है, ये बात ध्यान रखना, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये पहला टॉपिक होगा हम लोग का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अब देखो, द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द एनिमल बॉडी यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब ये नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। किस तरीके के सेल सर? ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जो सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे सेल्स जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए, और वो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से एट हाई स्पीड वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करेंगे, और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम लोग जो है नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो सेल्स होते हैं जो ये पूरे नर्वस सिस्टम को जो है बनाते हैं। न्यूरॉन्स ये एक बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे सेल हमारे पूरे लाइफ का जो है एक बेसिक यूनिट है, वैसे न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। सो ए न्यूरॉन इज अ नर्व सेल स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इट हैज़ थ्री पार्ट्स। एक न्यूरॉन एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है नर्वस सिस्टम का सेल, जो कि स्पेशलाइज होता है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए, और इसके इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा एक्सॉन। ऑफ कोर्स इसमें साइनेप्स भी होता है, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका जो है एक बार हम लोग डायग्राम देखते हैं, और फिर हम लोग जो है इसके अलग अलग और फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गो अहेड। ये था आपका न्यूरॉन। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने जो है इसको पकड़ भी लिया होगा कि हाँ सर, पहली नज़र में ही मुझे मालूम चल गया था कि ये न्यूरॉन है। बहुत बढ़िया बाबू, अगर नहीं पता चला था तो देख लो। ठीक है, देख लिया, चलो ठीक है, समझ गए। चलो अब तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, न्यूरॉन्स के पार्ट्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है पहला आगे वाला सेक्शन तुम्हें जो है न्यूरॉन न्यूरॉन दिख रहा है आगे की तरफ से। ठीक है। दूसरा देखो, अब ये न्यूरॉन्स में तुम्हें एक्सॉन्स दिख रहे होंगे। एक्सॉन्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाले हिस्से को हम लोग एक्सॉन्स बोल रहे हैं। बाद में इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले तुम ध्यान से देखो। ये आगे वाला हिस्सा था, इसको ऑफ कोर्स हम लोग डेंड्राइट बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक्सॉन्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है एक्सॉन्स पे माइलिन शीथ भी लगी हुई है, माइलिन शीथ भी लगी हुई है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। उसके बाद आगे जो है डेंड्राइट्स दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं चारों तरफ। देखो इधर, देखो देखो देखो, न्यूरॉन्स में जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो चारों तरफ डेंड्राइट्स फैले हुए हैं। एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे तो और क्लियर होगा। पहले हम लोग 3D डायग्राम थोड़ा देख रहे थे, ताकि हम लोग रियल लाइफ में इसको विजुअलाइज भी कर पाएँ। ठीक है, डेंड्राइट्स देख लिए तुम लोगों ने। अब चलो एक्सॉन टर्मिनल देखो। एक्सॉन टर्मिनल ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, न्यूरॉन का है ये पीछे वाला हिस्सा। ऑफ कोर्स अगर तुम जो है इतना 3D एनिमेशन देखोगे तो चीज़ें आपके ब्रेन में ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है फिट हो पाएंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ डेंड्राइट क्या था? डेंड्राइट आर दी ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस दैट रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट जो है वो ब्रांच लाइक एक्सटेंशन है। देखो, डेंड्राइट यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के द्वारा एक्सॉन टर्मिनल से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो ये वाला न्यूरॉन कैसे ले रहा है? डेंड्राइट से, अपने डेंड्राइट से। ये उसके डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन इधर जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रहा है, और ये डेंड्राइट ही है जो इन्फॉर्मेशन कैच कर रहा है दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है सर, इतना तो समझ गया मैं। सेल बॉडी। अब देखो ये सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड प्रोसेसेस द इनकमिंग सिग्नल। यहाँ पे सेल बॉडी तुम्हें दिख रही है, ये है सेल बॉडी, जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोसेस करेगी। जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इनकमिंग सिग्नल है, उसको प्रोसेस करेगी। चारों तरफ से जो है इनकमिंग सिग्नल आ रहा होगा, जो कि अपना डेंड्राइट जो है वो उसके पास ये इनकमिंग सिग्नल आएगा। ये सेल बॉडी उसको प्रोसेस करेगी। ठीक है, और उसके बाद ये एक लॉन्ग फाइबर फाइबर के थ्रू बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ सर? दूसरे न्यूरॉन्स के पास, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो ये सेल बॉडी जो है वो कनेक्टेड होगी एक लॉन्ग फाइबर से। ये फाइबर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, अब देखना यहाँ पे, सबसे पहले ये डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन आई वो सेल बॉडी ने प्रोसेस की।
इसको जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जो है पूरे सेल बॉडी से, पूरे एक्सॉन से, पूरे सेल बॉडी से, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जो कि सेल बॉडी से कनेक्टेड होता है, ऑफकोर्स सेल बॉडी का हिस्सा है, वो एक्सॉन से होते हुए वो न्यूरॉन्स वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पास हो गई, एंड वो फिर नर्व एंडिंग के द्वारा दूसरे डेंड्राइट के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक टर्म आता है साइनेप्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सो एक बार ध्यान से सुनना इसको, ये क्या है देखो, ये पीछे पीछे देखो, पीछे जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के बीच में ये जो गैप तुम्हें दिख रहा है, ये जो थोड़ा सा गैप तुम्हें दिख रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड साइनेप्स, इसी को साइनेप्स बोलते हैं। अब देखो, साइनेप्स इज अ टाइनी गैप बिटवीन एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इधर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, जी सर, यहाँ पे इसका नर्व एंडिंग है, ठीक है सर, तो ये वाला जो स्पेस होगा इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से कन्वर्ट होगी केमिकल सिग्नल में। अब देखो, पूरे न्यूरॉन में जो डेंड्राइट से आपने सिग्नल्स लिए, ये सिग्नल जो है वो प्रोसेस हुए अपने न्यूक्लियस के द्वारा, और फिर जो है ट्रांसफ़र हुआ एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू, फिर जो है दूसरे न्यूरॉन में गया। सबसे पहले क्या हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन आया कैसे? ये इन्फॉर्मेशन आया न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, केमिकल सिग्नल के थ्रू। ये केमिकल सिग्नल कन्वर्ट हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर यहाँ पे पूरे सेल बॉडी से ट्रांसफ़र हुए, एक्सॉन से ट्रांसफ़र हुए, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल सिग्नल्स में, और दूसरे न्यूरॉन्स के पास चले जाएंगे, दूसरे डेंड्राइट के थ्रू होते हुए, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल। मतलब क्या हो रहा है कि सेल बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, और सेल बॉडी के बाहर, जो न्यूरॉन्स के बाहर जो ट्रैवल हो रहा है वो अपने केमिकल सिग्नल के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। रियल लाइफ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एक लाइन ऑफ स्टूडेंट है, जैसे सोचो ना कि बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने एक बेंच पे बैठा दिए हैं, और एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में थोड़ा सा कोई मैसेज पास करता है कि अरे भाई ये देखो ना, वैसा कुछ मैसेज पास करता है, और फिर वो दूसरा बच्चा वही मैसेज किसी दूसरे बच्चे को पास करता है, और यही सीरीज चलते जाती है, और जो बच्चा बेंच के लास्ट पर भी बैठा हुआ है उसको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये इस लेवल का, मतलब तुम समझो ना कि ये इतना तेज़ी से हो रहा होता है न्यूरॉन्स के थ्रू कि हम लोग को पता भी नहीं चलता, उतनी तेज़ी से रिस्पॉन्स होता है। और यही हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले, अच्छा, इसमें एक और बात लिखी हुई थी, जो बच्चे जो है विस्पर कर रहे हैं और दूसरा बच्चा जो है वो उसको सुनेगा, इसके बीच वाला जो गैप है ना, इसको हम लोग साइनप्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे रियल लाइफ एग्जांपल से, यही समझाया था मैंने तुम्हें। चलो, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा इमीडिएट और इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है जो कि एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे क्या? जैसे सुनो, रिफ्लेक्स एक्शन वो कंट्रोल होता है, पहले ये जान लो, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। रिफ्लेक्स एक्शन, इसका मतलब तुम समझो ना कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीडली करेंगे, बहुत स्पीडली, लाइक आप जैसे चुटकी बजाते हो ना, उतनी तेज़ी से हम लोग ये रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, और ये प्रोटेक्टिव होगा, हमें बचाने के लिए होगा। जैसे जैसे वो बच्चा याद करो, जिस बच्चे ने जो है अभी अभी पतीला छुआ था, हाथ जला लिया था उसने। वो बच्चा अगर जो है जा रहा होगा, लेट्स से कि वो बच्चा फिर से जो है, अभी तक उसका हाथ नहीं जला है, वो बच्चा धीरे धीरे अपने घड़ों में खेल रहा है, और जिस बच्चे ने देखा कि पतीले में से भाप निकल रहा है, दूध के पतीले में से भाप निकल रहा है, और वो जस्ट टेस्ट करने गया था कि भाई क्या है इसमें, वैसे देखते हैं हम लोग। तो वो पतीले को जैसे ही टच किया, जैसे ही उसका हाथ उस पतीले में टच हुआ, तो क्योंकि क्योंकि नेचर को वो ऑर्गेनिज्म को बचाना था, उसके हाथ को बचाना था, दैट्स वाई नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ हम लोगों में प्रोसेस की जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपने हाथ को ऑटोमेटिकली बचा पाएँ, और ये दिमाग से पूछा भी नहीं, ये दिमाग से पूछा नहीं जाता, इट्स कंप्लीटली इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब ऐसा होता है जिस पे कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती।
सो लेट्स गो अहेड। रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तुम ऐसा समझो ना कि जहाँ ये एक ऐसा रोड है जहाँ पे न्यूरल एक्शन होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब देखो, रिफ्लेक्स सेक्शन जिस बात पे होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर के बारे में जानना होगा। तो चलो ये डायग्राम को हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेंगे हम लोग, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले डायग्राम में तुम ध्यान से देखना थोड़ा सा जो है, ये डायग्राम ऑफ कोर्स जो है आई होप आपके लिए विजिबल होगा ये डायग्राम। अगर विजिबल नहीं है ना तो एक बार जो है जूम कर लेना अपनी तरफ से। चलो देखो, अब ये देखो यहाँ पे डायग्राम में तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे पहली चीज़ हो रही है एक स्टिमुलस दिया जा रहा है। लेट्स से कि ये कोई मच्छर आके जो है एक इंसान को काट रहा है। ठीक है, ठीक है, मच्छर ने इंसान के पैर में काटा। ये पैर से जो भी जो है यहाँ पे मसल्स थे, वो मसल में एक मसल होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक मसल का स्पिंडल होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर ने सेंस किया कि हाँ भाई मच्छर ने काटा है। ठीक है, और ये सेंस करने के बाद रिसेप्टर ने एक एफरेंट पाथवे के थ्रू अच्छा, एफरेंट पाथवे क्या है? न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। ठीक है, न्यूरॉन्स के नेटवर्क के थ्रू वो तुरंत ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेज दी किसके पास? अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, स्पाइनल कॉर्ड ही है। स्पाइनल कॉर्ड में एक हिस्सा होता है ग्रे मैटर और एक हिस्सा होता है वाइट मैटर, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो अपने अभी तक क्या हुआ था कि मसल रिसेप्टर ने मसल रिसेप्टर के थ्रू रिसेप्टर के तरह काम कर रहा था। उसने ये सेंस किया कि हाँ भाई मच्छर आके काट रहा है। तुरंत उसने एफरेंट पाथवे के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भेज दी कहाँ पे? ग्रे मैटर के पास। अब ग्रे मैटर को तुम ऐसा समझो ना कि इट्स लाइक अ मिनी ब्रेन। ये ब्रेन के तुम ऐसा समझो कि ब्रेन क्योंकि प्रोसेस करने में चीज़ों को टाइम लेता है, इसलिए नेचर इन्वेंटेड समथिंग लाइक अ अपने स्पाइनल कॉर्ड को नेचर ने इन्वेंट किया। और स्पाइनल कॉर्ड का ही हिस्सा है ये ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर एक कंप्यूटर की तरह है। लाइक अब जैसे आपका ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर आपका ब्रेन ही है, लेकिन एक छोटा सा कंप्यूटर लेके, जैसे आप ऐसा कोई नहीं बैठा होता कि हाँ भाई ऑफ कोर्स एक बड़ा जो है साइबर हब है, वहाँ पे कोई आदमी एक छोटा सा कंप्यूटर लेके, छोटा सा लैपटॉप लेके छोटी छोटी चीज़ें कर रहा होता है। लेट्स सी कि भाई हाँ ये प्रिंट करना, ये प्रोसेस करना, वैसी चीज़ें। बड़े काम कराने के लिए आपको ऑफ कोर्स अंदर जाना होगा, ब्रेन के थ्रू जाना होगा। तो ये वैसा कुछ है। ठीक है, तो ग्रे मैटर जो है वो इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोसेस करता है जो कि इसने भेजा है, और ये ट्रैवल होता है। फिर ये जो एफरेंट पाथवे के थ्रू इन्फॉर्मेशन आया है, ग्रे मैटर ने उसे प्रोसेस किया और फिर जो है ये चीज़ें ट्रैवल हुई किसके थ्रू? इंटर न्यूरॉन के थ्रू ये मोटर न्यूरॉन में पहुंचा। और मोटर न्यूरॉन जो कि अपना रिस्पॉन्स क्या देना है उसको लेके, वो इन्फॉर्मेशन लेके तुरंत ट्रैवल कर देता है अपने मोटर इम्प्लेंट इफेक्टर मसल में। ठीक है, अब इफेक्टर मसल क्या करता है? तुरंत मसल स्क्वीज कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मच्छर ने वहाँ पे काटा तो तुम्हारा मसल स्क्वीज हुआ, जिसकी वजह से पैर पैर जो है तुम्हारा वो तुरंत वहाँ से हटेगा। तुरंत एक रिस्पॉन्स देगा कि भाई कोई काटा, कोई जो है ऐसा स्टिमुलस हुआ जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए वहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। आई होप थोड़ा सा ये सेंस बनाई होगी बातें। तो देखो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ये रिपोर्टर्स हैं बॉडी के, जो कि ऑफ कोर्स आपका नी पे मच्छर काटे या जो है कोई हथौड़े से मारे तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इसको सेंस करेंगे, और इसके बाद ये जो ब्लू रास्ते के थ्रू चीज़ों को भेज देंगे कहाँ पे? ग्रे मैटर के पास। अच्छा, यहाँ पे ग्रे मैटर का जो है एक हिस्सा होता है जो थोड़ा सा बम्पी एरिया होता है, इसको हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये हिस्सा जो है आप ऐसा समझ सकते हो कि यहीं पे जो है एफरेंट पाथवे, यहीं पे जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है वो एक बैकपैक की तरह काम करता है। जैसे क्या कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन है उसके सारे इन्फॉर्मेशन जो है जनरली यहाँ पे कैरी होते हैं, और ये ऐसा समझो कि पावर स्टेशन की तरह भी होता है। लाइक कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको तुरंत जो है और तेज़ी से ट्रैवल करा के भेजना है ग्रे मैटर के पास। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें जो है और क्विकली फ्यूल होता है और फिर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अभी इतना समझो। स्पाइनल कॉर्ड ये बिग केबल है। अब स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया है, तो जो है उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। तो इसमें ग्रे मैटर तुम्हें दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा ग्रे मैटर, और यहाँ पे वाइट मैटर।
अब देखो ग्रे मैटर क्या है। ग्रे मैटर जो बटरफ्लाई हाउस तुम्हें दिख रहा है मिडिल में, ये बटरफ्लाई हाउस तुम्हें दिख रहा है, वो लोकल लोकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्विक रिफ्लेक्सेस कराता है। ये ब्रेन से नहीं पूछता है कोई भी चीज़ें, ये डिसीजन खुद ले लेता है और बहुत जल्दी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है ये। ठीक है, वाइट मैटर यहाँ पे क्या है, सुपर फास्ट हाईवे की तरह है। जस्ट वाइट मैटर ने उस ग्रे मैटर को पूरी तरह कवर किया है प्रोटेक्शन के लिए भी, और ऊपर से ये वाइट मैटर सारा इन्फॉर्मेशन देता है किसको, अपने ब्रेन को भी। तो वाइट मैटर जो है एक सुपर फास्ट हाईवे है, जो कि ब्रेन के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और फिर ब्रेन से और बॉडी पार्ट्स के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें, जैसे अभी तुम्हें मच्छर ने काटा था, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भी पहुंचेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा स्लोली पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, तभी तो ब्रेन को फील हो पाएगा ना वो दर्द। तो वो ब्रेन को फील कराने के लिए वो वाइट मैटर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स क्या हो रहे थे, इंटरन्यूरॉन्स जो है सेंसरी न्यूरॉन्स से जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी, सेंसरी न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी मोटर न्यूरॉन में, वो इंटरन्यूरॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मिडिल मैन की तरह है, मिडिल मैन की तरह। ये इनके पास जो है कोई ट्रेवल लेग नहीं होता है, ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये अटैच होते हैं वहीं पे अपने स्पाइन में ही, अपने स्पाइनल कॉर्ड में ही। और ये सिर्फ जो है सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज भेजते हैं कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन के पास। ये जो है एक हैंडसेक की तरह है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मोटर न्यूरॉन ऑफकोर्स तुम्हें दिखे, वो रेड रोड जहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स लेके जा रहे हैं। ये रिस्पॉन्स कहाँ पे पहुँचाएंगे, रिस्पॉन्स पहुँचाएंगे ये जो है ये सिग्नल लेके जाएंगे किसके पास, अपने इफेक्टर के पास। अब देखो ऐसे, अच्छा मोटर न्यूरॉन के पास कोई भी जैसे डॉर्सल रूट गैंग्लियन की तरह कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे वेंट्रल रूट गैंग्लियन भी हो सकता था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पे स्टोर या प्रोसेस होता है, दैट इज़ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में ही जो है सारा मोटर न्यूरॉन का जो भी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो पावर स्टेशन वाली काम है, वो सारा जो है ग्रे मैटर में ही होता है। बस इतना समझो, और ये कोई सवाल तुमको नहीं आएगा। जनरली वो तुमसे ये पूछेंगे कि एफरेंट पाथवे क्या है, इफरेंट पाथवे क्या है, इफेक्टर मसल क्या है, रिसेप्टर क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है। वाइट मैटर ग्रे मैटर के बारे में जो है जनरली बहुत कम जो है ये सवाल आ रहे होते हैं। चलो ठीक है, इफेक्टर जो है एक ऐसा मसल होगा जो कि वो चीज़ करेगा जो तुम्हें चाहिए थी। जैसे तुम्हारा जो है पैर स्क्वीज करेगा और ये किक करेगा तुरंत, मतलब पैर हटाओगे तुम वहाँ से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इफेक्टर ही वो मसल है जो चेंज करेगा असली में। जैसे तुम्हें मच्छर ने काटा तो पैर चेंज होना चाहिए ना, पैर का पोजीशन चेंज होना चाहिए, ये वो इफेक्टर ही करेगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो टैप रिपोर्ट किया, जैसे मच्छर ने काटा उसको जो है उसने सेंस किया। फिर इंटर न्यूरॉन ने ग्रे मैटर के इंटर न्यूरॉन जो कि ग्रे मैटर में होता है स्पाइनल कॉर्ड के, वो इन्फॉर्मेशन पास किया मोटर न्यूरॉन के पास। और फिर इफेक्टर जो है वो तुरंत जो है वो मसल किक किया, मसल स्क्वीज किया, वहाँ से वो रिस्पॉन्स जनरेट किया इफेक्टर। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने बहुत डिटेल में समझा दी। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर, ये बात याद रखना। ए रिले न्यूरॉन पासेस सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। अच्छा ये चीज़ भी याद रखना, देखो एक रिले न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो कि इसके बीच में इंटर न्यूरॉन के बीच में नहीं आता है, इंटर न्यूरॉन इसके बीच में नहीं आता है। ये रिले न्यूरॉन जो है वो तुरंत इन्फॉर्मेशन सीधे ट्रांसफ़र करता है किससे, अपने सेंसरी से मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, इफेक्टर ये वो मसल होगा जो कि रिस्पॉन्स कैरी करेगा, जैसे आपके आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट करना या आपके हाथ को खींचना, वैसी चीज़। ठीक है, अब ये एक हॉट तवा आप जैसे ही आपके हाथ पे लगा, आपने तुरंत हाथ को पीछे खींचा, और इवन बिफोर यू कॉन्शियसली फील द पेन, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और ये डिसीजन आपके हाथ को खींचने का वो ब्रेन के पास प्रोसेस होने के लिए नहीं गया था, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही लिया गया, ताकि आपको जो है सीवियर बर्न से बचाया जा सके। ये फीलिंग ऑफ पेन जो है वो बाद में रजिस्टर्ड हुई ब्रेन के द्वारा, जो बाद में रजिस्टर्ड हुई ब्रेन के द्वारा। चलो अब ह्यूमन ब्रेन देख लेते हैं हम लोग। चलो इसको ह्यूमन ब्रेन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ह्यूमन ब्रेन वाला हिस्सा। और उसके साथ हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन इम्प्लांट्स। और देन जो कोऑर्डिनेशन इम्प्लांट करने के बाद लास्ट टॉपिक जो है थर्ड लेक्चर में हम लोग का कवर होगा, हार्मोन्स इन एनिमल्स। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई हो। अगर आई हैं सारी बातें समझ में तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ चुके हैं। थैंक यू बाबू, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। 3 पार्ट्स में इसको भी कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू।